भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। कश्मीर में जब लगा था कि सब कुछ सामान्य हो चला है या उस रास्ते पे बढ़ता हुआ कश्मीर दिखाई पड़ रहा था, तो आज एक आतंकी घटना ने एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अलर्ट और बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। श्रीनगर के बरजुला इलाके की बात, जहां आज आतंकियों ने दिन दहाड़े निहत्थे पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और इस आतंकी हमले में दोनों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। श्रीनगर के बीच बाजार में हुई इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है और ये घटना जो है बहुत कुछ इशारा कर रही है और जो लोकल आतंकी संगठन है टीआरएफ ने, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या है ये घटना, पहले इस पर नजर, और आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हम बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। श्रीनगर में आतंकी हमला, दहशतगर्दों का खूनी खेल, सीसीटीवी में दिखा आतंकी, बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, घाटी में पसरा संगीनों का साया। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। दहशतगर्दी का ऐसा खेल कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। श्रीनगर के चहल पहल वाले इलाके में आतंकी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक आतंकी अपने कपड़ों में छिपाकर बंदूक लाता है और अचानक साइड में खड़े पुलिस वालों पर हमला बोल देता है। इस आतंकी हमले में सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ नाम के पुलिसकर्मी शहीद हो गए। AK-47 राइफल दिन दहाड़े यहां तक लाना, जो सदर पुलिस स्टेशन और यहां का एरिया जस्ट 60 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद शायद इनको मालूम था कि यहाँ पे पुलिस हो सकती है, पुलिस की प्रेजेंस हो सकती है, और उसके बाद ही ये अटैक अंजाम दिया गया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सीसीटीवी फुटेज, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि थोड़ा सा आगे आए, यहाँ तक ये मिलिटेंट आता है, यहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज दिखती है, तो यहाँ पे शायद कहीं पे सीसी कैमरा जो है वो लगा होता, लगता तो है इसी एंगल से। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दुकानों के भी सीसी कैमरा लगे हुए होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है। हो सकता है उस डायरेक्शन से भी एक कैमरा होता, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद जब वो फायरिंग करता है, ये वो दुकान है शिव शक्ति स्वीट्स, यहाँ पे ये दुकान खुली थी, यहाँ पे कुछ लोग उसमें भी दिख रहे हैं, जो बाद में बाकी लोग यहाँ की तरफ भाग रहे हैं, और लगता है कि वो वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही वो गिर गए हैं पुलिस के लोग, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर वो भाग गया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले संगठन टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंकियों ने बीच बाजार इस हमले को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कश्मीरी वेशभूषा में ये आतंकी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, जबकि पास ही मौजूद दुकान पर कुछ लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, आतंकी अपनी शॉल में छिपी बंदूक निकालकर पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है और मौके से भाग खड़ा होता है। यहाँ पर ही वो पुलिस के लोग जो हैं शायद चाय पी रहे थे, क्योंकि ये चाय की दुकान भी है और स्वीट्स की भी दुकान है। लेकिन अब ये देखा जाएगा, क्योंकि बाकी जिस तरीके से मैंने कहा, और भी यहाँ पे सीसी कैमरास लगे हैं, और टॉप लेवल पे भी सीसी कैमरास लगे हुए हैं, यानी कि पूरी ऊपर की हाइट पे भी लगे हुए हैं, और शायद ये सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी और पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो दिखता है मिलिटेंट जब वापस भागता है इस पॉइंट तक, वो उस वाली सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, और उसके बाद वो कहाँ गया, शायद बाकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली गई होंगी, और उसी वजह से अभी भी यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन जब सीसी कैमरास के बाहर वो मिलिटेंट जाएंगे, तो शायद कुछ और स्टॉप्स पे जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी। लेकिन ये तो अब साफ हो गया है कि अटैक किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कौन था, ये चेहरा भी उसमें दिख रहा है, और पुलिस ने ये भी बताया है कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जो ये अटैक हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चिंता का विषय है।
इस दौरान जैसे ही ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजती है, पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन दोनों पुलिस वालों को नहीं बचाया जा सका। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में लगातार नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को घाटी की शांति रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। इसका मकसद है कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको डिस्करेज करना, उनको ये बताना कि हालात नॉर्मल नहीं है, आतंकवादी जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, और वो अपनी मर्जी से टारगेट चुन सकते हैं और फरार भी हो जाते हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी है। अभी बुधवार को जब एक घटना हुई श्रीनगर के एक इलाके में, तब भी ये बात थी। उसके बाद बुधवार के बाद ये फिर घटना, लगातार 1-2-3 दिन के अंदर ये वारदातें हुई और इसका मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि जब राजनयिक आए 24 मुल्कों के, वहां पर आए, उसके बाद ये घटना, उसी दिन ये घटना, ये बहुत सारी मैसेज देने की क्लैरिटी है। जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि हम अपने टारगेट चुन सकते हैं, यानी अलर्ट और अलर्ट वाली जो बात मैंने कही थी, उसका मकसद भी यही था कि कहां और कैसे, किस तरह से वारदात करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, यानी डिस्टर्ब करना, और जो व्यवस्था बन रही थी उसको कहीं तोड़ने का मकसद। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत के सिलसिले से जुड़ने के लिए, उनका तारुफ हम करा देते हैं आपसे। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भैया जी कहीं में अक्सर आते रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच सलमान निज़ामी भाई। मेजर सूर्यवंश शर्मा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच मेजर सूर्यवंश जी। इफ्रा जान एक्टिविस्ट हैं कश्मीर से, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, अक्सर प्रोग्राम में शरीक होती हैं, थैंक यू सो मच इफ्रा। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच प्रोफेसर। और गौहर गिलानी लेखक हैं, पत्रकार हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को हम सिरे से शुरू करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले सलमान निज़ामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और इलेक्शन हुए, सारे लोगों ने देखा और एक मैसेज गया, 370 के बाद तमाम सारी एक्टिविटीज होती रहीं। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस था, एक समय था जब लोगों ने इस मैसेज को लिया कि हाँ, अब एक बार फिर से सामान्य व्यवस्था, यानी टूरिस्ट और तमाम सारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें होती हैं, हम उस तरफ लौट सकते हैं या लौटना चाहते हैं, और वैली भी उसी तरफ दिखाई दी जाते हुए। लेकिन ये जो आज की घटना है, ये एक इंडिकेशन है, और ये शायद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम दिन दहाड़े टारगेट कर सकते हैं, मार सकते हैं, और एक चैलेंज देने की कोशिश हो रही है। और स्लीपर सेल्स जो हैं, जो सबसे गौर करने वाली बात है, स्लीपर सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश है, जो एक बहुत घातक चीज है। सलमान निज़ामी। देखिए प्रतीक जी, जैसे ही 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, मैं आपके ही डिबेट में था और आपने बहुत जम्मू कश्मीर पे डिबेट किए हैं। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खामोश क्यों हैं? आज जो घटना हुई है, आप इसको देखिए, आप इसको मजहब का रंग नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो 3 आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, वो भी कश्मीर के हैं, वो भी कश्मीरी मुसलमान हैं, और इसको समझने की जरूरत है कि आप जो पूरा फॉरेन अलायंस को वहां लेके अपने कार्यकर्ताओं से मिलवाते हैं, चाहे बीजेपी हो, अपनी पार्टी के लोग हों, लेकिन आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचे, उनको सच्चाई आप दिखा नहीं रहे हैं कि 2 साल में कितना कश्मीर में नुकसान हुआ, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
ये बात आज कश्मीर की सिर्फ नहीं है। आपने देखा होगा इसी हफ्ते जम्मू एयरपोर्ट पे एक आतंकवादी जो है पकड़ा गया, और जम्मू में क्राइम रेट बढ़ चुका है 370 हटने के बाद। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है साइकोलॉजिकली मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के लोग डिप्रेस्ड हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, आप फॉरेन एनालिस्ट को लाइए, इंटरनेशनल मीडिया को लाइए, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है वहां के लोग जो हैं खुश नहीं है। और जो आप ही दावा कर रहे थे 370 हटेगा आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन क्या हालत है आज एलओसी देखिए आप या एलएसी देखिए, वहां चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। यहां एलओसी देखिए, वहां हर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। आज अंदर सिटी में घुसकर, आज ये सिटी की बात है, आप खुद प्रतीक जी श्रीनगर गए होंगे और आपने देखा होगा कि आप आउटस्कर्ट्स की बात छोड़िए, ये श्रीनगर सेंटर लाल चौक से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर में अटैक हुआ। परसों एक वैष्णो ढाबा पे अटैक हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दूसरा एक मैसेज है कि आपको कश्मीर में जो हकीकत है उस पर काम करना जरूरी है कि आप टेररिज्म को कैसे टैकल कर रहे हैं, आप कैसे अपने मेन स्ट्रीम लीडर्स को जेलों में भर के और आप उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं जिनका कोई जमीन पे कोई भी उनका इंपैक्ट नहीं है। आपने इलेक्शन करवाया, लेकिन आज आप पैसे की बुनियाद पे वहां डीडीसी के चेयरमैन बना रहे हैं, खरीद के लोगों के मैंडेट को आपने बिल्कुल मजाक बना दिया है। तो समझने की बात यह है प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए और जम्मू कश्मीर के हालात, ये इस मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत। सलमान निजामी भाई, मैं आपके साथ एक अरसे से मैं डिबेट कर रहा हूं, और ये बात कहना कि डेमोक्रेसी को लेकर मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं, 100% पक्षधर हूं, और होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये डिप्रेसिंग जो बात आपने कहा कि लोगों की बुनियाद जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं हो रही, जाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर कहीं चूक है तो उसको चूक को दूर करना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा में लौटने का आपसे हम जरूर उपाय जानेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि उपाय है और आप बता सकते हैं अगर उपाय, तो हम जानना चाहेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मलसी का एक तरीका, एक पाथ चुनते हैं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू राइट, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर नॉर्मलसी का कोई रास्ता चुनते हैं, उसमें कोई हिंसा करता है, तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला सलमान निजामी। मुझे इस बात का अफसोस है। सलमान निजामी, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको जानता हूं, अच्छी तरह से मैं जानता हूं। मैंने अभी ट्वीट किया, अभी आपके चैनल में कहा कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं टेररिज्म के किसी भी एक्ट को एंडोर्स नहीं करता, कंडेम करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि बंदूक नहीं बल्कि कलम से आप अपने हकों की लड़ाई लड़िए। बंदूक सलूशन नहीं है, लेकिन जब बेकसूर लोगों का कत्ल होता है, जब बेकसूर लोगों पे नाइंसाफी होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये नहीं कि आप मीडिया के थ्रू दिखाएंगे, डल झील की सैर करवाएंगे उनको और कहेंगे सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर आप उसी मैंडेट को रिजेक्ट करते हैं और वहां पैसे के बुनियाद से चेयरमैन बनाते हैं। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, मैंने बहुत ध्यान से सलमान निजामी की बातें सुनी। मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि पिछले एक साल में 220 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। दूसरी बात यह कहना कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद जो उपद्रवता है और आतंकी हमले हैं वो बढ़ गए हैं, ये सरासर गलत है। सलमान निजामी प्लीज जाकर थोड़े आंकड़े देखिए। तीसरी बात, मैं खेद प्रकट करना चाहती हूं जो अल्ताफ अहमद और मोहम्मद यूसुफ, हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए जो पुलिस एनकाउंटर और जो आतंकी हमले के दौरान। पर चाहे आप आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की टिप्पणी सुने, मैं आप ही के चैनल पर सुन रही थी प्रतीक जी, या डीजीपी कश्मीर दिलबाग सिंह की टिप्पणी सुने, उन्होंने साफ कहा है कि आज कश्मीर घाटी में भय नहीं है, डर नहीं है। ज्यादातर आतंकवादियों पर सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से रोक लगा दी है। तो ये शांति जो आ गई है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, इससे जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, वो तिलमिला उठे हैं, बौखला उठे हैं। अभी जो यूरोपियन एक विदेशी कमीशन आई है जम्मू कश्मीर में रिसर्च के लिए, जानबूझकर यह हमला इसलिए हुआ है
ताकि विदेशी जो कमीशन है उसके सामने भारत की छवि को धूमिल किया जाए, भारत की छवि को कलंकित किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सलमान निजामी, आप बताएं, यदि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लोग खुश नहीं हैं तो डीडीसी इलेक्शन में 55% वोटिंग कैसे हुई? और मैं आपको और एक बात याद दिला दूं, कुपवारा आतंकित माहौल में जीता आ रहा था पिछले 70 सालों में। और आपको पता है डीडीसी पोल में कुपवारा में पोलिंग कितनी हुई? 76%। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कांग्रेस के टाइम पे हुई थी 75%। आपके गुप्तर अलायंस वाले लोग, हुई है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 73% हुई है। ये क्यों अभी बोल आपको रहे हैं? मालूम नहीं है हकीकत का? ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बात अभी मेरे बीच में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? आप चुप रहिए, सुनने का धैर्य रखिए, खाली बोलना नहीं है डिबेट में, सुनना भी है। और सुनिए, यदि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लोग खुश नहीं थे तो मुझे बताइए, बोलेंगे तो सुनेंगे, आपका झूठ कौन सुनेगा? यहाँ श्रीनगर से कैसे जीते बीजेपी के कैंडिडेट एजाज हुसैन? पहली बार श्रीनगर में बीजेपी 70 सालों में अपना दबदबा जमा पाई। मुझे बताइए, डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट बांदीपुरा से कैसे जीता? बीजेपी की कैंडिडेट मीना लतीफ पुलवामा से कैसे जीती? और यदि लोग आप लोगों की पॉलिटिक्स से खुश है तो सलमान निजामी, कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें क्यों मिली डीडीसी इलेक्शन में? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, हमको 76 सीटें मिली। अरे आपकी गुप्कर अलायंस 6 पार्टियों का मिश्रण थी, फिर भी आप 110 सीटें तक नहीं जीत पाए। आप लोग बड़े बड़े डंके की चोट पर कह रहे थे 280 सीटों से हम 170-180 तो जरूर जीतेंगे। डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस, संजू वर्मा, ठीक, मैं आपके पास आता हूं। संजू वर्मा, मैं आता हूं। राइट, संजू वर्मा, जी संजू वर्मा, मैं आता हूं। संजू वर्मा, मैं आता हूं आपके पास, बाकी जवाब के लिए मैं आता हूं। जी, एक बहुत छोटा सा रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि आगे बढ़ा डिबेट को बढ़ाना है। जी, छोटा सा रिप्लाई सलमान निजामी, बहुत छोटा सा रिप्लाई। संजू वर्मा को आपने सवाल पूछा कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कैसे बढ़ा। आज हकीकत है कि 3 अटैक हुए जम्मू कश्मीर में। अब ये डीडीसी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको बोलिए कि अगर हिस्ट्री आप देखें जम्मू कश्मीर की, 75% वोटिंग जो है कांग्रेस के टाइम पे हुई है और उन्होंने, कांग्रेस ने खरीदे नहीं। आज इन्होंने, अरे सुनने की क्षमता करिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला, सुनिए आप। हटाने में बीजेपी की मोदी आज चाइना अंदर घुसा हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं आप, उनको पीछे नहीं कर रहे हैं। आप मुझ पे है कि मोदी सरकार की कश्मीर की पॉलिसी तो आप हार गए ना, उसमें आप हार गए। जो पीपल्स, जो बाकी पार्टियां हैं वो जीत गई। आज आप वो खरीद रहे हैं वोट उनके, आज चेयरमैन को खरीद रहे हैं, आज अपने सेल लगाइए। आप इलेक्शन में हार चुके, आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हार गए। मैडम, आप बीच में बोलती हैं तो मैं संजू वर्मा, मैं डिबेट को आगे ले जाता हूं, ठीक है? सलमान निजामी, मैं आगे डिबेट बढ़ाता हूं, इफ्रा जान की तरफ बढ़ता हूं। इफ्रा, नॉर्मलसी की तरफ जाते हुए, लेकिन अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साइकोलॉजिकली रूप से बहुत अफेक्टेड है, वैली बहुत अफेक्टेड है, कश्मीर बहुत अफेक्टेड है, और उस तरफ नहीं ध्यान दिया गया, और जो घाव लगे उस तरफ मलहम लगाने की कोशिश नहीं है, या उस तरफ कोशिश नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि ये जो घटना है, निहत्थे पे पीछे से वार करना, ये एक इस बार का इंडिकेशन देने की, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे, इस बात का इंडिकेशन कि नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम छुप के मारेंगे, हम टारगेट तय करेंगे, हम एक बार फिर से डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, पहले तो इस अटैक की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि कोई भी, जब एक टेरर अटैक होता है, इसमें कोई भी मर सकता है, इसमें आप भी मर सकते हैं, इसमें मैं भी मर सकती हूँ। लेकिन सलमान निजामी ने बहुत सही बातें की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब आज जगह हो चुकी है। मैं कंप्लीटली उनकी इस बात से अग्री करती हूँ, एक साइकोलॉजिकल डिसरप्शन है। संजू वर्मा जी जो है वो बार बार यूज करती हैं डीडीसी इलेक्शन को, वो बताती हैं कि डीडीसी इलेक्शन शायद उनके लिए एक प्लेबिसाइट था 370 पे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगर वो भी मान लेते हैं 278 करीबन 280 सीटें थी,
उसमें से भाजपा जो थी वो कहती थी कि 370 का जो हटना है वो सही है, और बाकी पार्टीज कहती थी 370 का हटना सही नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट्स में मैम प्लीज बीच ऐसे नहीं चलेगा मैम, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इस्लामिस्ट की है, आपको आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बोलने नहीं देंगी, ये आपको मैंने एक बार भी नहीं टोका मैम, थोड़ी तो तमीज दिखाइए। भाजपा की नीयत, नीति, चाल, चेहरा, चरित्र, हर किसी चीज से परहेज है। ये बोलने नहीं देंगी प्रतीक जी, आप प्लीज। मैं बोलने बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं बोलने देंगी, बिल्कुल बोलने देंगी। संजू वर्मा की तरफ झोंक दिया है। मुझे बताइए आर्टिकल 370 मैं दे रहा हूँ। संजू वर्मा का सवाल यही है। माहौल बना, संजू वर्मा आपके सवाल को छोटा करता हूँ मैं। संजू वर्मा नहीं ठीक है, बोलने देंगी। संजू वर्मा आपके सवाल को छोटा करता हूं, और सवाल ये है इफ्रा जान कि तमाम कोशिशें हैं नॉर्मलसी के लिए, लेकिन विपक्ष इस बात के आमादा है वहां पर कि नहीं, चीजें वैसे ही रहेंगी, हम बदलेंगे नहीं। ये सवाल है। पहले तो ये विपक्ष की कार्रवाई नहीं है, विपक्ष जो है वो सभी जेलों में बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जो है किसी को भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने बगैर, और अपनी जो इनने बी टीम यहाँ पे खोली हुई है उसके बगैर ये किसी को काम नहीं करने दे रहे ग्राउंड पे। तो विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो अपने घरों से आज बाहर, उनकी पुलिस पुलिस घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्रतीक जी, क्योंकि ये मैडम बोलने नहीं देती, हालांकि मैंने एक बार भी इनको नहीं टोका। दूसरी बात, जब डीडीसी के रिजल्ट आए, डीडीसी के रिजल्ट में 75 सीट्स अगर बीजेपी ने ली, जो प्रो 37, यदि आप गलत बोलेंगी, ये क्या बोल रही है आप? यदि गलत बोलेंगी, झूठ बोलेंगी तो मैं आपको टोकूंगी। सभी सच बोलते हैं मैं मुझे टोकने के लिए प्रतीक जी बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी। जी इफ्रा विल कंटिन्यू। थैंक यू। तो उसमें डीडीसी के रिजल्ट्स में 75 सीट्स अगर बीजेपी ने जीती, 200 सीट्स उन पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती जिन्होंने कहा कि 370 का हटना गलत था। तो 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने कहा कि ये गलत था, तो मेजॉरिटी आप देख सकते हैं किसके साथ। कितनी जीती? दूसरी बात, गुप्कर अलायंस ने कितनी जीती? यार ये क्या बोल रही है मुझे, ये क्या बोल रही है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर थे, 180 का दावा किया था। यार ये गुप्कर अलायंस को कश्मीर की जनता ने संजू हार का मजा चखाकर ये दिखाया है कि अनुच्छेद 370 हटने के लिए भाजपा ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अपना धन्यवाद जताते हैं। संजू वर्मा प्लीज धन्यवाद करते हैं। जी अगर आप देखेंगे जो बीजेपी थी उसका गढ़ जम्मू था। अगर आप देखेंगे जम्मू में बीजेपी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में सहम गई है। यार ये कैसी, मेरे को आपने 1 मिनट दिया। शी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये बोलती जा रही है मोहतरमा। डिबेट में नहीं काम है तुम्हारा, मछली बाजार भेज दो इसको। किसने लिखाया है इसको डिबेट में? इसके टाइम में मैंने बोला, अरे तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार चले जाओ इस्लामिस्ट, तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट। संजू वर्मा प्लीज। हैसियत का क्या है? आप जाहिल हो, अनपढ़ गवार हो। नहीं संजू वर्मा प्लीज मदरसा में जाइए, आपकी जगह एक मदरसा में। नहीं संजू वर्मा नो संजू वर्मा प्लीज मार्केट हो तो हो, प्लीज संजू वर्मा बोलेंगी तो मैं आपको टोकूंगी। आपकी हैसियत क्या है? इफ्रा प्लीज कंप्लीट। आपको 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। आई हो क्या आप? जी प्रतीक जी, मैं प्लीज अपने टाइम में बोल दूं। मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं बस तमीज से डिबेट करने आई हूँ। नहीं आप पैनलिस्ट हैं, आप सम्मानित हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं, आप मेरे पैनल में। थैंक यू। मुझे बस अपना टाइम दे दीजिए, जो मैं बात करूं ये अपने टाइम में मुझे बता सकती है मैंने क्या क्या गलत बोला। तो मैंने आपको बोल दिया कि डीडीसी कैंडिडेट्स में जो है 200 पार्टीज, उन्होंने 200 सीट्स बीजेपी ने नहीं जीती। तो साफ साफ आपको पता चलता है लोगों ने 370 हटने को सपोर्ट किया या नहीं किया। ये आंकड़े, मेरे वक्त में आपने सलमान निजामी को बोलने दिया और इनको आप मोनोलॉग करने की इजाजत दे रहे हैं। इफ्रा कंप्लीट करिए, लास्ट सेंटेंस इफ्रा कंप्लीट करिए। इफ्रा कंप्लीट करिए। जी दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जब 370 हटा था, आप एक रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं और आप जब झूठ बोलेंगी मैं आपके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। आप अनपढ़ गवारों की तरह सिर्फ बीजेपी पर ताना कसना जानती हैं। मुझे बताइए, क्या आपने कभी यासिन मलिक को कंडेम किया? क्या आपने कभी
सैयद शाह गिलानी को कंडेम किया? क्या आपने कभी आसिया अंद्राबी को कंडेम किया? क्या आपने कभी बिट्टा कराते को कंडेम किया? नहीं। आप इन्हीं को भी मैं बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। संजू वर्मा के खिलाफ ताना कसते हैं। पर्सनल टिप्पणी आपने की मेरे पर। संजू वर्मा जी गिराती हैं आप जैसी संजू वर्मा जी आप जैसी मोहतरमाएं। संजू वर्मा एक चीज का ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को उसको ऐसा शब्दों का इस्तेमाल ना करें। गंवार शब्द जो है वो शब्द शोभा नहीं देता। मैं बहुत संयम के साथ बात, सब्र के साथ। जी देखिए, प्रतीक जी मैं चुप रही, मैं यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने नहीं आई हूँ। इनको जी बिल्कुल संजू वर्मा जी, आप अच्छी डिबेट करती हैं, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं। नहीं खेला। इफ्रा जहां जिस डिबेट में जाती हैं भाजपा के खिलाफ अनाप शनाप बोलना है, इनको यही आता है। तथ्यों पर ये डिबेट नहीं कर सकती। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, जी संजू वर्मा आप तो सुनेंगे आप। संजू वर्मा, प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, क्योंकि डिबेट में आगे बढ़ना है। मैं इफ्रा आपके पास आता हूं, आपको बोलने का टाइम नहीं मिला, मैं आपको फिर दे दूंगा। अविनिजेश अवस्थी जी, सवाल ये था कि इफ्रा कह रही हैं कि वो इलाके जो हैं अगर उनको भी मान लिया जाए, पब्लिसाइट वाला शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि उन बहुत सारे इलाकों में बात तो दरअसल ये थी कि कहीं ना कहीं जख्म लगे हुए हैं और मल्हम तो लगाया नहीं। तो वो जो चीजें अब सामने नजर आ रही हैं या जो घटना है वो इस बात का इंडिकेशन है। लेकिन ये बात सच है कि एक पाथ बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया और वो रास्ता सुगम बनाया गया कि जिसमें आगे चल के एक शांति का माहौल बने। लेकिन अगर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी या करी गई तो उसको सख्ती से निपटना चाहिए, ये इस बात का भी इंडिकेशन है। जी प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी। प्रतीक जी, सलमान निजामी और इफ्रा जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि 370 हटने से पहले तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ऐसी अमन शांति थी कि कोई कहीं भी घूम सकता था, कोई कहीं खड़े होकर चाय पी सकता था, कोई आइसक्रीम खा सकता था, कोई कहवा पी सकता था, कोई शिकारा में घूम सकता था, सुबह से लेके रात तक, आधी रात तक कहीं भी कोई घूम सकता था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो दिक्कत सारी उसके बाद ही आई है, ऐसा लग रहा है। एक ऐसी पिक्चर आ रही है कि ये उसके बाद ही हुआ है। नंबर एक बात, मैं अब इनको फर्क बता देता हूँ। पत्थरबाजी बंद हो गई है, स्कूलों को जलाना बंद हो गया है, वहां के नौजवान जो हैं वो पुलिस में और आर्मी में, मैं बीच में नहीं बोला था किसी के, और ना मैं ये बर्दाश्त करता हूं कि मेरे बीच में कोई बोले। आपको जो जवाब देना हो दें, लेकिन बीच में मत बोलिए आप। मैं आप लोगों के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, ये मैं टीवी न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए बोल रहा हूं ये बात में, कि वहां पर लगातार 30 वर्षों से जितनी हत्याएं हुई हैं, किस तरीके से वहां 5 लाख हिंदू परिवारों को एक रात में 19 जनवरी 1990 के आसपास निकाला गया। अब बताइए ना, आज उससे बेहतर स्थिति है कि नहीं है? मैं एक बात कहता हूं, आज की जो घटना हुई उसको मैं नॉर्मलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अपने कपड़ों में छुपा करके AK-47 लाए और बंदूक दाग दे, किसी के ऊपर गोलियां चला दे, ये तो किसी भी शहर में हो सकता है ना। और नहीं तो आप कहिए ना कि हर एक व्यक्ति की तलाशी होगी, फिर आप कहेंगे मानवाधिकार होगी कि वहां के लोगों को तंग किया जा रहा है तलाशी के नाम पर, और ये शुरू हो जाएगा। अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर शुरू होगा, हर एक की तलाशी होगी, घर से निकलते ही तलाशी होगी। इस देश में एक बात सुन लीजिए सलमान निजामी और इफ्रा जी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, नोबडी कैन स्नैच इट, कोई इसको छीन नहीं सकता हमसे, ये तय मानिए आप बिल्कुल। धारा 370 के पश्चात, हटने के पश्चात जम्मू भी, लद्दाख भी, लेह भी और श्रीनगर भी, सारी क्या पाकिस्तान में था जम्मू कश्मीर? क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान के साथ था। हाँ। मैं बोल रहा हूं, सलमान निजामी बोल रहा है। हाँ सलमान निजामी, मैं कह रहा हूं कि कोई छीन नहीं सकता। मैंने कहा हमारे पास ही है, लेकिन कोई छीन नहीं सकता। शायद आपको ना आपके कान छीन लिया ना चाइना ने, चाइना तो ले गया। आप तो बोलने के लायक नहीं रहे, आप तो खामोश हो। सलमान निजामी, मैं बीच में नहीं बोला था। फिर सुनो, अब सुनो, अक्साई चीन 38,000 किलोमीटर तुम्हारे कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने दिया। अगर चीन को देना जमीन गद्दारी है तो कौन था जवाहरलाल नेहरू? बताओ, 1962 में किसने दिया? और जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो कहा गया कि बंजर जमीन है, ले जाओ, कोई बात नहीं।
प्रतीक जी, आप इसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? आपके चैनल कश्मीर को किसने लिया? तथ्य कैसे आप जाता है कि चीन ले गया जमीन? उन हालात को, ये चैनल जिम्मेदार होगा। देश की अवनिजेश जी, आपको पूरी अख्तियार है, आपको अख्तियार है बोलने का, आपको अख्तियार है बोलने का। मैंने नहीं टोका आपको। मैं जब टोकूंगा, जब गलत कोई होगा तो मैं टोक दूंगा। मैंने नहीं टोका। यूपीए के जमाने में मैंने नहीं टोका, मैंने नहीं टोका है, मैंने नहीं टोका है। देश की हालत क्या थी? 600 किलोमीटर फिर भी जीत यूपीए के जमाने में, यूपीए के जमाने में 600 किलोमीटर जमीन ले गया चीन। बंद हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? सलमान निजामी बोलने की। मैं आराम से बोल रहा हूँ। अरे 600 किलोमीटर ले गया। चाइना में घुस के वहां से छीना। आप तो बोल नहीं कहां से छीना? पाते। भाई प्रतीक जी, या फिर प्रतीक जी मैं किसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो फिर नो अवनिजेश जी, प्लीज संयम के साथ, संयम के साथ, संयम के साथ, संयम के साथ। सलमान निजामी, सलमान बोल रहे हैं कि सलमान निजामी इफ्रा ने हाथ उठाया है, नितिन इफ्रा ने हाथ उठाया है। सलमान निजामी बहुत संयम के साथ, सब्र के साथ। श्याम सरन विदेश सचिव को बोलने दो, उन्होंने उनका जवाब था कि यूपीए के समय में 2008 के पश्चात जब समझौता हुआ कांग्रेस और चीनी पार्टी का, उसके पश्चात 600 किलोमीटर चीन हमारी जमीन ले गया। ये पार्लियामेंट में है, जाकर के आज की बात करो ना आप, अपनी आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ ना, आज की बात कर रहा हूँ। मैं तो 1962 में बात करूंगा। वो चाइना का आज की बात कर रहा हूँ, वो भी लेंगे। जो ले गया है ना चीन, वो भी लेंगे, पहले वो भी लेंगे। चिंता मत करो, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। तुम्हारे समय में ही लेंगे। लोग सहज पके सो मीठा होए। अभी तो सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, पीछे ठगी हैं। आज माना है चीन ने कि उनके सैनिक मारे गए, उनके सैनिक ढेर हुए, बड़ी बुरी तरह से पिटे। दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। डिबेट में एक छोटा सा, मैं आ रहा हूं। डिबेट में एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है। गौर गिलानी साहब, मैं तो एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।